I welcome you all to Major HS Kalsi's Balno Academy. This is Abhishek. Today we are going to cover important government schemes. आज हम important government schemes cover करेंगे जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं, हेल्थ और अर्बन इंडिया से रिलेटेड हैं. लेट्स स्टार्ट. जैसा कि आप लोगों को पता ही है, एग्जामिनेशंस में गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और काफी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. तो आज वाली क्लास में हम सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को काफी डिटेल में जानेंगे. कब कौन सा स्कीम इनिशिएट किया गया, किसने इनिशिएट किया, उसको इंप्लीमेंट सबसे पहले कहां पर किया गया. तो यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, क्या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आज हम एग्जाम में कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो जैसा कि आपको पता है, वी आर गोइंग टू कवर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स. आज हम इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाओं पे बात करेंगे, स्कीम्स पे बात करेंगे जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ठीक है, आपके इन अर्बन इंडिया से रिलेटेड है. लेट्स स्टार्ट. सो हमारी पहली स्कीम की बात करते हैं, दैट इज अटल पेंशन योजना. तो ये अटल पेंशन योजना है क्या? व्हाट इज अटल पेंशन योजना? इसमें किससे रिलेटेड बात की गई है? अगर आप अटल पेंशन की बात करें सो बेसिकली ये किसको टारगेट करने को लेके बात है. ये पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए. अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जिनको स्ट्रीमलाइन वर्किंग फोर्स में काउंट नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर. सो बेसिकली ये किससे संबंधित है? इट इज रिलेटेड टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर. और बेसिकली क्या है ये? इसका एज ग्रुप क्या है? इसमें 18 से 40 इयर्स के लोगों को टारगेट किया जाएगा और इनसे क्या बोला जाएगा कि आपको क्या करना है? यू हैव टू गिव व्हाट? मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन. और आपको मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन करना, और आपको क्या करना है? मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन करना है 18 से 40 इयर्स में. एंड आफ्टर 60 इयर्स आपको क्या मिलेगी? आफ्टर 60 इयर्स यू विल गेट अ फिक्स्ड पेंशन और आपको फुल पेंशन मिलेगा टिल योर लाइफ लॉन्ग, और आजीवन भर आपको पेंशन मिलेगी. तो बेसिकली ऑल द मेंबर सिटीजन ऑफ एनपीएस कैन अप्लाई फॉर दिस स्कीम. एनपीएस वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम वाले. और इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा? किसके अंदर इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा? दिस अटल पेंशन योजना विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. पीएफआरडीए के अंदर इसको रेगुलेट किया जाएगा. और इसको गवर्नमेंट ने कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इसको 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ऑफिशियली ये 2015 में लागू की गई. द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2011 but officially it became a part in 2015. So basically before this, इससे पहले सोलमन योजना स्कीम थी. They were offering what? Incentives, but अटल पेंशन योजना took over it in 2015. So सोलमन योजना वाले भी अटल पेंशन योजना में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. इनका काम क्या होगा? फिक्स्ड इनकम मिलेगा. और इनका काम क्या होगा? सेविंग अकाउंट्स में इनके पैसे आएंगे. सेविंग अकाउंट से इनका प्रीमियम डिडक्ट किया जाएगा और सेविंग अकाउंट ओपन किया जाएगा, चाहे वो बैंक में हो. Either it will be in your bank or it will be in your post office. ठीक है, जैसे कि आप लोग ये क्लास कर रहे हो, इसका पीडीएफ भी हम आपको देंगे. आप लोग ऐप पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी क्लास वहां पर व्यू कर सकते हैं. तो मान लो पेपर में क्वेश्चन आता है अटल पेंशन योजना. अटल पेंशन योजना कब इंट्रोड्यूस की गई? 2015 में इंट्रोड्यूस की गई. पहला पॉइंट हमको ये समझ में आ गया कि इसको 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया. किसके अंदर आता है ये? किस एज ग्रुप को टारगेट किया जाएगा? ऑर्गेनाइज को किया जाएगा? नहीं, इसको किया जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को. अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टारगेट किया जाएगा. अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इसको टारगेट किया जाएगा. क्या एज ग्रुप रहेगा? 18 से 40 इयर्स तक एज ग्रुप रहेगा. और किसके अंदर आएगी? कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखेगी? इट्स कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां से हमको लगता है कि क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको क्या करेगी? इट्स कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. बट इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए 2013 इसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा. इसके देखरेख में काम होगा. नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रधानमंत्री जनधन योजना. अब देखिए, जनधन योजना की बात करते हैं. जनधन योजना से हमको सीधी सीधी बात पता चलता है कि ये काम क्या करेगा. इसका काम है कि हर किसी के घर तक बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए. इसका मेन काम क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन. टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन. और आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड कराना है, मतलब क्या है? बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है. आपको क्या प्रोवाइड कराना है? बैंकिंग
फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है। तो बेसिकली ये क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज एट डोर स्टेप। मतलब इनका काम होगा कि आपके लिए बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराना, आपका खाता खुलवाना विद मिनिमम जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है, इसमें आपका सब्सिडीज को ट्रांसफर कराना और आपको बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ना। इसमें आपको इंश्योरेंस की भी बात भी की गई है, इसमें ओडी ओवरड्राफ्ट की भी बात की गई है, ठीक है, इसमें पेंशन स्कीम्स की भी बात की गई है। सो बेसिकली लोगों को एक अवेयर कराना कि आप बैंकिंग सर्विसेज से किस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो बेसिकली इट इज ओपन टू इंडियन सिटीजन टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस आपको प्रोवाइड करना जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें बैंक अकाउंट की बात की जाएगी, दिस रेमिटेंसेस, क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेंशन। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। क्या क्या कंपोनेंट बताए, पहला तो आपको बताया बैंकिंग सेविंग अकाउंट बनेगा, ठीक है, विथ नो मिनिमम बैलेंस, विथ नो मिनिमम बैलेंस, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं पड़ेगा। इसमें माइक्रो इंश्योरेंस की बात की जाएगी, इसमें माइक्रो इंश्योरेंस की बात की जाएगी, ठीक है। इसमें क्या बोला जाएगा, इसमें हेल्थ कवरेज की बात की जाएगी, इसमें आपको ओडी की बात की जाएगी, ओवरड्राफ्ट, फैसिलिटी की बात की जाएगी, कितना ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा, अप टू 10,000 रुपीज, अप टू 10,000 रुपीज, इसमें ओडी की बात की जाएगी। ये सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और पेंशन भी दी जाएगी इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, इसके थ्रू आपको क्या मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी, कहां पर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो मैंने आपको क्या बताया, तो प्रधानमंत्री ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2014 में, व्हेन द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वाज देयर। तो कहना का मतलब है 15 अगस्त 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगी और 15 मिलियन बैंक अकाउंट वर टू ओपन एट इनॉग्रेशन डे ऑफ द स्कीम। और इसमें 15 लाख से भी ज्यादा खाते खोल दिए गए जिस दिन इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस चीज का आपको मतलब समझ में आया कि जनधन योजना का मतलब क्या है, आम जनता को, आम जनमानस को बैंकिंग सर्विसेज से कनेक्ट करना, उनको सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराना, बैंकिंग सेविंग अकाउंट खुलवाना विद मिनिमम नो मिनिमम बैलेंस, जीरो बैलेंस अकाउंट, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, पेंशन की बात करना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ओडी ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब एक सर्टेन लिमिट तक आप पैसा एक्सीड कर सकते हो चाहे आपके खाते में पैसा हो या ना हो। तो इस तरीके से ये स्कीम है और ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये स्कीम आती है। तो हमने कितनी इजी वे में सारी चीजें समझी। नेक्स्ट वे बात करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि क्वेश्चंस कहां से आएंगे, जैसे हमने अटल पेंशन योजना बताया। अटल पेंशन क्या है कि आपको एक पेंशन मिलेगी जब आप 60 साल के ऊपर के हो जाएंगे, फिक्स इनकम मिलेगी, ठीक है। जनधन योजना मतलब बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब भी होता है बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कराना। फिर नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो बेसिकली ये किसके लिए है, तो ये चीज जानना है। जो ये अनऑर्गेनाइज वर्कर को पेंशन देने की बात कर रहा है, श्रम योगी, श्रम योगी नाम से ही पता चलता है, श्रम योगी ओल्ड एज प्रोटेक्शन स्कीम है और ये सोशल सिक्योरिटी की बात करेगा, किसको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पेंशन से जोड़ने के लिए। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिटवीन एज, एज हमेशा याद रखना 18 से 40 साल के बीच में ही एज आ रही है, ठीक है। तो कैन अप्लाई फॉर दिस स्कीम, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें मंथली इनकम कितना है, मंथली इनकम टू बी, मंथली इनकम आपकी लेस देन बिलो 15,000 होना चाहिए और बिलो एप्लीकेंट मतलब 15 साल से होना चाहिए। और मिनिमम मंथली पेंशन कितनी मिलेगी आपको, 3,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इट्स कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और 2019 में इसको लागू किया गया था, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पेंशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड की बात है, जिससे कि वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, अपने हेल्थ के रिगार्डिंग बात कर सके, ठीक है, अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें बात की, जो आपको ध्यान में। तीन में बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना की। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है क्या, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है सुरक्षा की बात की जा रही है। तो ये एक बात कर रहा है, इट्स एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया। ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है और ये सारे सिटीजन्स को अवेलेबल है 18 साल से 70 साल की उम्र के बीच में। तो इसमें जो एज क्राइटेरिया कितना बोला गया है, इसमें एज क्राइटेरिया 18 से 17 ईयर्स तक बोला गया है, ठीक है। और ये है क्या हमारी, ये एक्सीडेंटल स्कीम है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम।
एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट, और ये 18 से 70 साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और एनुअल प्रीमियम कितना रहेगा इसका, 12 रुपए रहेगा, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो 12 रुपए का प्रीमियम देना है, और इसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगाया गया है अंडर दिस योजना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और इसको आप कहां से ले सकते हो, यू कैन अवेल दिस सर्विस एट बैंक, आप बैंक से भी इसको ले सकते हो, बैंक थ्रू बैंक एंड पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी से आप इसको ले सकते हो, मतलब LIC ऑफ इंडिया से आप इसको ले सकते हो। बैंकिंग जो भी हमारे नेशनलाइज बैंकिंग है, वहां से आप ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल कवर आप ले सकते हैं। मतलब जो भी हमारे पंजाब नेशनल बैंक है, SBI बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, आप वहां से इसको डायरेक्टली बेनिफिट्स के अवेल कर सकते हैं, और या तो आप पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी किसके अंडर आएगी, ये आएगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ये स्कीम की बात की जाएगी। इट विल डायरेक्टली कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके अंदर आएगी। जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, आप उस पॉइंट को लिख लोगे ना, तो आपके लिए बहुत ही कवर अप करना बहुत इजी हो जाएगा, कि मतलब सर ने ये 2-2 पॉइंट लिखवा दिए, 3-3 4-4 पॉइंट लिखवा दिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी PDF से आप कवर कर लेना, जो भी क्लास में कराया जा रहा है उसको नोट डाउन करते रहिए, ये सारी चीजें हैं। तो ये आप इस तरीके से अपना कर सकते हो। और ये इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी लिख लेना, ये 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कहां से किया गया था, कलकत्ता से किया गया था। ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट इसमें, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इसको लागू किया गया है। तो ये 3-4-5 चीजें हैं जो मुझे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 12 रुपए का प्रीमियम देना है मुझे एनुअली। ठीक है, इसमें कोई GST नहीं लगेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगी, 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं, और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी से इसको लागू कर सकते हैं। और कलकत्ता में इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आती है। कितना डायरेक्टली हमने सारी चीजें पढ़ ली। नेक्स्ट पढ़ते हैं पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट फंड स्कीम। तो बेसिकली ये है क्या, पूल्ड फाइनेंस काम क्या करेगा, सो बेसिकली ये लोन प्रोवाइड करेगा किसको, अर्बन लोकल बॉडीज को। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू देयर क्रेडिट वर्थनेस, जितनी उनकी क्षमता होगी या जो उनकी लिमिट होगी उसमें बात करेगा। तो ये पूल्ड फाइनेंस मतलब एक तरीके से मुझे फाइनेंस की जरूरत है, तो मैंने पूल फाइनेंसिंग करी, मैंने सब जगह से पैसा बटोरा, और मैंने फाइनेंस के लिए यूज किया, और फिर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको लेके हम काम करेंगे। तो बेसिकली है क्या, ये मार्केट बोरिंग को बोलेगा। इट विल हेल्प टू एक्सेस मार्केट बोरिंग बाय पूल्ड मैकेनिज्म। मान लो मैं अर्बन लोकल बॉडीज हूं, हम दिल्ली में बैठे हैं जनकपुरी में, तो जनकपुरी MCD, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडी, उसको पैसा चाहिए, तो वो डिफरेंट मार्केट सोर्स से पैसा कलेक्ट कर सकता है। सो इट्स अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये प्रोवाइड करेगा क्रेडिट फैसिलिटीज को, किसको, अर्बन लोकल बॉडीज को। अर्बन लोकल बॉडीज को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, एंड टू अचीव सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। और किसके अंदर आएगा, जब ये अर्बन बॉडीज की बात कर रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आएगा इसको। और ये 2006 में लागू की गई थी। इसको कब लागू किया गया था, 2006 में लागू किया गया था, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बेसिकली क्या है, आप किसी भी तरीके से पैसा को कलेक्ट कर सकते हैं टू हैव अ मार्केट एक्सेस। आप मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, वहां से पैसा उठा सकते हैं, फिर अपने डेवलपमेंटल के काम कर सकते हैं, वहां से जो टैक्स आएगा उस पैसे को हम वापस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इट्स अ पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट स्कीम, और 2006 में शुरुआत की गई थी। दिस यू शुड बी रिमेंबर। नेक्स्ट हमारी जो स्कीम है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब जरा इसकी बात सुन लो, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है क्या, ये क्या बात करता है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। मान लीजिए ये इन्वेस्टमेंट स्कीम है बाय गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट स्कीम है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये कस्टमर को अलाउ करेगा कि भैया मेरे पास कुछ सोना है, मैं बैंक में जाके डिपॉजिट कर देता हूं, उस डिपॉजिट पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, और जो भी मेरे बेनिफिट होंगे वो मुझे मिलो। सपोज मेरे पास सोना है, मेरे पास या मेरे पास मान लो आप 50 ग्राम का सोना है, मेरे पास 50 ग्राम सोना है, 50 ग्राम क्या है मेरे पास, गोल्ड है। अब मैं घर पे इसको रखा हुआ हूं, मुझे इसमें क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, इफ आई विल डिपॉजिट दिस गोल्ड, और मैं इसको डिपॉजिट करूंगा गोल्ड को, कहां पर डिपॉजिट करूंगा, मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा, और बैंक मुझे क्या देगी, बैंक विल गिव इंटरेस्ट। और बैंक मुझे क्या प्रोवाइड करेगी, बैंक विल प्रोवाइड इंटरेस्ट, और बैंक मुझे इसमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, इसमें 2.5 से 3% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और जब मुझे अपना सोना वापस करना होगा, जो रेट मार्केट में चल रहा होगा उस रेट में गवर्नमेंट बैंक हमें वापस कर देगी। तो बेसिकली ये 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। इट अलाउ कस्टमर टू डिपॉजिट गोल्ड दैट इन टर्न प्रोवाइड सेफ्टी
इंटरेस्ट अर्निंग एंड अदर बेनिफिट। सो गवर्नमेंट बैंक में इसको कर सकते हो, अदर अप्रूव्ड कमर्शियल बैंक में कर सकते हो, ऑफरिंग दिस स्कीम टू इंडियन सिटीजन। बहुत अच्छी बात है। आपके घर में सोना तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो बैंक में डिपॉजिट करो, उसमें इंटरेस्ट लो। मान लो मेरे गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, जो गोल्ड का प्राइस उस समय होगा 50 ग्राम का, मैंने डिपॉजिट किया 2018 या 20 में या 21 में डिपॉजिट किया, और मुझे 2025 में निकालना है, आज की डेट में मुझे निकालना है 25 में, तो जो रेट चल रहा होगा वो मुझे पैसा मिल जाएगा। एंड वट एवर इंटरेस्ट आई एम अर्निंग, वो मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया जो सोना है वो आप हमें दो, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। सिंपल है। नेक्स्ट आती है नेशनल सोशल असिस्टेंट स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं, नेशनल सोशल असिस्टेंट स्कीम। तो बेसिकली ये क्या है, इट इज स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि क्या प्रोवाइड करती है, आर्थिक सपोर्ट देती है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू डिफरेंट इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल, ये जब सोशल असिस्टेंट मतलब कुछ आपको सहयोग की बात कर रहा है, किसको बात कर रहा है कि एल्डरली वुमेन्स को कर रहा है, विडोज को कर रहा है, पर्सन विद डिसेबिलिटी कर रहा है, जो वृद्ध महिलाएं हैं, ठीक है, जो कि मतलब डिसेबल लोग हैं, चल नहीं पा रहे हैं, कोई तकलीफ है उनको, ठीक है, और विडोज हैं, ठीक है, तो उनको ये असिस्टेंट प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, नेशनल सोशल असिस्टेंट स्कीम। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत सारी सब स्कीम्स को मर्ज किया गया है, बहुत सारी सब स्कीम मर्ज कर दी है। इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन की बात की जाए, नेशनल विडो पेंशन स्कीम की बात की जाए, नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम की बात की जाए, अन्नपूर्णा स्कीम की बात की जाए, तो ऑल सब स्कीम विल बी मर्ज एंड इट विल फॉर्म एज नेशनल सोशल असिस्टेंट स्कीम। और ये किसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, ये सारी को, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर किया जाएगा। जाहिर सी बात है, एल्डरली वुमेन, विडोज, ठीक है, डिसेबल पीपल, तो रूरल्स में काफी ज्यादा केसेस हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इंप्लीमेंट करेगी। और 1995 में इसको बिगिन किया गया था, इट वॉज बिगिन इन 1995 एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये स्कीम आती है। नेक्स्ट बात करते हैं एनपीएस। एनपीएस है क्या, एनपीएस है नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये इट्स वॉलेंटरी पेंशन है, मतलब कोई भी इसमें आम जनता है 18 से 40 साल की एज में, वो इसमें पेंशन दे सकता है और पेंशन का पार्ट बन सकता है एनपीएस स्कीम। तो पेंशन, ये एंटायर जो पेंशन स्कीम है, इसका जो विड्रॉल है मनी का, मान लो मैं 18 से 40 साल की उम्र में या 18 से 65 की एज में मैं कंटिन्यूसली कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं मान लो 5000 रुपीज एवरी मंथ आई एम कंट्रीब्यूटिंग। तो जब मुझे 60 के बाद, 65 के बाद जब मुझे विड्रॉल करना है ना, तो मैं उस फंड को विड्रॉल कर सकता हूं बिना किसी जीएसटी काटे, और टैक्स फ्री विड्रॉल है, सीधी बात है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो इट्स अ वॉलेंटरी पेंशन स्कीम। सो व्हाट इज दिस हियर, एंटायर पेंशन इज टैक्स फ्री, जो बोला गया। इनिशियली ये गवर्नमेंट स्कीम के लिए था, बट बाद में ये सभी के लिए ओपन कर दिया गया एनपीएस। अभी आप देखते हैं ना, गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, पेंशन बंद कर दी है, अब किसी के लिए भी पेंशन नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप एनपीएस खोल लीजिए और आपकी जो अजम्पशन है, आपको जितना पैसा कटवाना है आप उतना पैसा कटवा सकते हैं। तो ये बेसिकली पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए स्टार्ट किया गया था, बाद में सबके लिए ओपन कर दिया गया, और एज इसमें 18 से 65 की बात की गई है। और इसको पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है। और फाइनली 2018 में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको लागू करती है। इसके बारे में मैं अगर शॉर्ट में सारी चीजें बताऊं तो आपको इतना याद रखना है, इसमें क्या है, विड्रॉल क्या है, टैक्स फ्री है, ठीक है, ये क्या है, ओपन टू ऑल, क्या है ये, ओपन टू ऑल, सभी के लिए ओपन है, ठीक है, चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, ऑर्गेनाइज हो, अनऑर्गेनाइज हो, ओपन टू ऑल, सभी के लिए ओपन हो। ये आपका जो मर्जी जो करना है नहीं करना। कौन इसको रेगुलेट करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज को मैनेज करता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैं इजी वे में पढ़ता रहूंगा। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। ये जो है हम आपको पीडीएफ भी देंगे, ठीक है, जिसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी सारी चीजें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को आपको दिक्कत भी नहीं होगी, सारी चीजें करने में आपको ओवरऑल पीडीएफ भी मिलेगी। ऐप पे जाइए, सारा ई नोट्स भी मटेरियल मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एनी टाइम, एनीवेयर, एट योर प्लेस, एट योर कन्वीनियंट, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ हम हेल्थ एंड सैनिटेशन वाली स्कीम्स को लेके बात करते हैं कि गवर्नमेंट की कुछ हेल्थ और सैनिटेशन रिलेटेड स्कीम्स है, हम उसको कवर करने की बात करते हैं। अभी आप देखते हैं कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको सीजीएचएस का कार्ड मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मिलती है, ठीक है। जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, सर्विंग हो, रिटायरमेंट की बात हो, सीजीएसएल का कार्ड मिलता है, जिससे कि वो उसको कहीं पे भी सीजीएसएल पैनल, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, डिस्पेंसरीज, वहां पर वो कंसल्ट कर सकता है, मेडिसिन भी मिलती हैं, जो भी टेस्ट वगैरह है सब कुछ उसको फ्री में मिलता है। सो बेसिकली इट इज व्हाट, इट्स एन कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू पेंशनर
एंड द डिपेंडेंट ऑन दिस एम्प्लॉय। सो बेसिकली ये क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, उनके लिए जो कि CGSL कवर सिटीज में रह रहे हैं, ठीक है। कुछ सर्टेन सिटीज हैं जहां पर इसको लागू किया जा रहा है। तो ये बेसिकली हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की बात की जा रही है पेंशनर्स को, और ये 1954 में दिल्ली में बिगिन की गई थी। जैसे हमने बोला CGSL सिटीज में ही बात किया जा रहा है। सो इट विल बी कवरिंग इलाहाबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़ एंड मेनी मोर। दिल्ली है आपका, ठीक है, बेंगलोर है, ठीक है, बॉम्बे है, वहां पर कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये सारी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगी CGSL वेलनेस सेंटर, जो कि डिस्पेंसरीज हैं। और अब इसको मालूम सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी पैनल पे ला दिया गया है, और जो भी पैथोलॉजीज हैं वहां पर भी ये कार्ड एक्सेप्टेबल किया गया है, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं। और बेसिकली ये क्या है, मेडिसिन विल बी यूज, द सिस्टम ऑफ मेडिसिन विल बी यूज, चाहे आप एलोपैथी के लिए जा सकते हैं, आयुर्वेदा के लिए जा सकते हैं, योगा के लिए जा सकते हैं, सिद्धा के लिए जा सकते हैं, और होम्योपैथी के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है CGSH, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये पूछा जा सकता है। तो हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं, हम लोग ने जैसे कि जाना कि हेल्थ से क्या है, बैंकिंग से क्या है, इंश्योरेंस से क्या है, और अर्बन इंडिया से क्या स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो बेसिकली ये क्या है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। तो बेसिकली ये क्या है, आयुष कार्ड की बात कर रहा है, ठीक है। आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस, 5 लाख तक का आप अपना इलाज करा सकते हैं, आयुष कार्ड है, ठीक है। आयुष्मान भारत वाला जो जन आरोग्य कार्ड है वो बेसिकली 40% ऑफ पॉपुलेशन को टारगेट करेगा, ठीक है। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 2018। इसको 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है। इसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड है। इंश्योरेंस कवर्ड रहेगा, जहां पर आप कहीं पे भी जाके इसको आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इट्स ऑल्सो सर्व एज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, बिकॉज पीपल विथ लो इनकम आर अवेलिंग दिस इन इंडिया, ठीक है। लो इनकम, तभी तो बोला गया कि 40% ऑफ पॉपुलेशन को डायरेक्टली कवर कर रहा है, और ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया के अंदर इसको पार्ट है ये, जिसमें फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात की जा रही है, ऑपरेशंस की बात की जा रही है। तो ये आप कहीं पे भी जाके इसको करा सकते हैं, जो कि आयुष्मान कार्ड की तरह ये काम करेगा, और 5 लाख तक का इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बात की जा रही है। तो ये क्या है, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, जो कि 2008 में बिगिन किया गया था। तो बेसिकली ये किसको कवर करेगा, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, जो कि BPL फैमिली से लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन को क्या करेगा, ये टारगेट करेगा, ठीक है। इट विल कवर द पॉपुलेशन हु आर देयर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, उनको टारगेट करेगा। और क्या ऑफर करेगा, कैशलेस इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सपोज मान लो मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली क्या है कि मतलब कोई इनका रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, बस जो भी काम मिलता है कर लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्या करेगा कि मतलब मैं अगर इस योजना से जुड़ूंगा तो मैं अपना इलाज कहीं भी प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा सकता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये स्कीम आती है, और इसका काम ही यही है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो BPL फैमिलीज हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, उनको टारगेट करना है, उनको ये स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर लेके आना है। इसमें बहुत सारे लाभ होते हैं, छोटे मोटे ट्रीटमेंट के लिए आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, जहां पर आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, पूरा एक्सपेंसेस है वो कौन, गवर्नमेंट बियर करेगी। आप सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, स्वच्छ भारत अभियान, इसका काम क्या था, इसका जो कैंपेनिंग था वो 2014 से लेकर 2019 तक था। इसका मेन जो था ओपन डिफेक्शन, खुले में शौच करना को एलिमिनेट करना। द आइडिया वाज टू एलिमिनेट, जो खुले में शौच करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर के क्षेत्रों में, ठीक है। इंप्रूव करना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इंश्योर जनरल क्लीननेस, की साफ सफाई रखी जाए, सैनिटाइज होने चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए। तो स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, क्लीननेस की बात की जाए, चाहे पार्क हो, पब्लिक हो, उसमें आप क्लीन करने की बात की जाए। ये पूरे इंडिया में लॉन्च किया गया था 2014 से लेकर 19 के बीच में। और क्या था, ओपन डिफेक्शन को एलिमिनेट करना, खुले में शौच, इंप्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
एंड जनरल क्लीननेस, कुछ साफ सफाई की बात की जा रही है। तो इनका बेसिकली क्या था, पूरे इंडिया को क्या करना है, ओपन डिफेक्शन फ्री करना है। तो बेसिकली टू अचीव ओपन डिफेक्शन फ्री बाय 2019, ये हमारा टारगेट रखा गया था। इट ऑल्सो फॉलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारे यूनाइटेड नेशंस में जो गोल्स की बात की जा रही है, 17 गोल की बात की जा रही है, उसमें से छठा गोल हमारा यही बोलता है कि किस तरीके से इंप्रूव क्लीननेस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जा रही है, ओपन डिफेक्शन फ्री करने की बात की जा रही है। ये बेसिकली दो मिनिस्ट्री मिलकर करती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये ज्वाइंट स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन रूरल एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ग्रामीण क्षेत्रों की और शहर की मिनिस्ट्री की मिलकर स्कीम बनाई गई है स्वच्छ भारत अभियान। और गांधी जी की 2 अक्टूबर तक हमको टारगेट रखा गया था कि हम स्वच्छ भारत अभियान कराएंगे, और इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी देखने को मिला है। आज भी आप पूरी चीजों को देखेंगे तो वी आर हैविंग गुड इंपैक्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। जनरल क्लीननेस तो हर जगह देखने को मिल रही है, और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो डिफेक्शन फ्री भी हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष क्या है? मिशन इंद्रधनुष क्या है? हेल्थ प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको स्कीम को क्या किया था, इंप्लीमेंट किया गया था। इसका काम क्या था? इट एम टू अचीव व्हाट, 90% ऑफ इम्यूनाइजेशन। मतलब क्या है, जो टीकाकरण की बात की जाती है, तो टीकाकरण की बात की जा रही है कि मतलब कि हर किसी को टीका लगने की बात की जा रही है। इसमें 8 वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाएगा अंडर दिस मिशन। अगर आप 8 वैक्सीन की बात करोगे तो 8 वैक्सीन कौन कौन सी रहेंगी? जैसे कि मान लो आपकी फॉर एग्जाम्पल इसमें वैक्सीनेशन की बात की जाएगी, हेपेटाइटिस की बात की जाएगी, ठीक है। इसमें पोलियो की बात की जाएगी, पोलियो की बात की जाएगी। तो इसमें जो डिफरेंट चीजें हैं जो कि हम उसको कंप्लीट वैक्सीनेशन देने की बात की जा रही है, तो इसमें उन सब चीजों की बात किया जाएगा, ठीक है। तो इट वर्क क्लोजली विद नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये सारी चीजें बोली जाएंगी। ये नेशनल हेल्थ मिशन कब शुरू हुआ था? 2013 में शुरू हुआ था, और इसका अचीव था 2020 तक इसको अचीव करना है और इंप्रूव करना है रूरल और अर्बन हेल्थ सेक्टर को, ठीक है। पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो डिफरेंट जो भी वैक्सीनेशन है उसमें टोटल 8 वैक्सीनेशन प्रोवाइड किए जाएंगे स्कीम के अंदर, और उसका काम रहेगा फुल इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना। जैसे बच्चा कोई पैदा होता है तो उसको कुछ वैक्सीनेशन लगते हैं, ठीक है। तो वो वैक्सीनेशन की इसमें बात की जा रही है कि आपको इस तरीके से वैक्सीनेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये था हमारा मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये आता है। नेक्स्ट आता है नमामि गंगे। नमामि गंगे की बात करें, नमामि गंगे से ही पता चलता है गंगा को क्लीननेस करने की बात ये की जा रही है। तो बेसिकली इसका काम क्या था? तो मेंटेन द क्लीन गंगा रिवर। तो बेसिकली इसका काम क्या था? लोगों को पढ़ने, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना, ठीक है, एंकरेज करना क्लीनिंग, घाट का मॉडिफिकेशन कराना। तो नमामि गंगे से ही पता चल रहा है ये क्लीननेस स्कीम है। किसकी? रिवर गंगा की क्लीननेस स्कीम है। सो बेसिकली ये कब स्टार्ट की गई थी? ये 2014 में स्टार्ट की गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है। अगर मैं आपको सीधा सीधा इसमें 2 पॉइंट बताऊं कि आपको सीधा सीधा करना है, ये किसको टारगेट कर रहा है? रिवर गंगा को टारगेट कर रहा है, ठीक है। ये कब शुरू किया गया था? 2014 में शुरू किया गया था। इसको कौन मिनिस्ट्री करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको करेगी। तो ये सारी चीजें हैं तो आपको ध्यान में रखना है। घाट मॉडिफिकेशन है, घाट जो पड़ता है ना, गंगा घाट पड़ेगा। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, गंगा कहां से निकलती है? ठीक है, गंगा कितने स्टेट से फ्लो करती है? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, गंगा कितने स्टेट से निकलती है, गंगा का ओरिजिन कहां से है? ठीक है, अलकनंदा भागीरथी मिलके गंगा बनाती हैं, कहां पर उनका संगम होता है? होता है देवप्रयाग उत्तराखंड में। और गंगा फ्लो होती है 5 स्टेट से। पहला जो स्टेट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। दीज आर द 5 स्टेट वेयर गंगा क्रॉसेस। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गंगा कहां से एंटर करती है? कन्नौज से एंटर करती है। ठीक, वहीं से गंगा पॉल्यूटेड होना स्टार्ट हो जाती है। और गंगा रिवर को क्या बोला जाता है? सेल्फ प्यूरिफिकेशन रिवर, सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर बोलते हैं। ये अपने आप को प्यूरिफाई करती है और उसको नेशनल रिवर भी घोषित किया गया। गंगा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज व्हाट? नेशनल रिवर। तो आपके लिए ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। अब आप बात करते हैं अर्बन इंडिया की स्कीम्स के बारे में। सबसे पहले स्कीम आती है प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए, ये बिल्कुल बात सही की गई है, इसमें गवर्नमेंट ने काफी हद तक काम किया है, बहुत ज्यादा लोगों को आवास बना के दिए हैं, घर बना के दिए हैं। ठीक है, ये बेसिकली बात क्या करता है? इनका काम है कि हर किसी इंसान के पास छत होना, अपनी अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करता है। और इनका काम क्या है कि भाई हमको 20 मिलियन हाउस होल्ड बनाने हैं 2022 तक। और बेसिकली इनका काम क्या है? और उसको कनेक्ट करना है। द स्कीम विल क्लोजली
अगर मान लो मैंने आपको घर बना के दे दिया, ये आपका घर बन गया, पक्का घर बन गया, सब कुछ हो गया है, ठीक है। अब इसमें ऐसा तो नहीं कि आपको घर बना के दे दिया, इसमें मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, ठीक है। इसमें मैं आपको सड़क भी बना के दिखाऊंगा, इसमें मैं आपको ड्रेनेज भी बना के दिखाऊंगा, इसमें मैं ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करूंगा। तो ये अदर स्कीम से भी कनेक्टेड है। तो घर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, बट आपका काम रहेगा, मेरा और गवर्नमेंट का काम रहेगा अदर गवर्नमेंट स्कीम से भी आपको कनेक्ट करना, चाहे वो गैस कनेक्शन हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो, सोलर रूफटॉप हो, रूफटॉप से बनाना है, ठीक है, क्लीनलीनेस वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, टैप वाटर है, ठीक है, ये सारे से आपको कनेक्ट करके बताना है, ठीक है। लाइक अदर स्कीम लाइक सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन बैंकिंग, बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड कराना, तो ये किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर हम लोग इसको कवर करेंगे। तो मैंने आवास योजना के बारे में बताया, क्या है? लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराना। भाई आवास योजना कहां पर? शहरी आवास योजना, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट अब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रही है, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बना रही है, और जितने भी लोग हैं जिनके पास हाउसिंग्स नहीं है या जो घर खरीदना चाहते हैं, बहुत अफोर्डेबल रेट्स में उनको घर बना के दे रही है, और फिर उनको पार्क से जोड़ रही है, गवर्नमेंट बैंकिंग फैसिलिटी से जोड़ रही है। ओवरऑल पूरा डेवलपमेंट की बात इसमें की जा रही है। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन। तो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू का अर्बन रिन्यूएबल मिशन है, इसमें हम बात करते हैं ये क्या बात करता है, ऑफिशियली ये स्कीम किसमें बात की गई थी, कब स्टार्ट की गई थी, और क्या क्या चीजें इसमें बात करने की हो रही है। अब जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन की बात की जाए तो बेसिकली ये क्या है? सिटी को मॉडिफाई करने की बात की जा रही है, सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने की बात की जा रही है, ठीक है। लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की बात की जा रही है, ठीक है। ये 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ and infrastructure of cities like transportation, like health, like education, like banking facilities, like drinking water, gas facilities, gas connection, और इसको बाद में जाके इंट्रोड्यूस एक्सटेंड कर दिया गया 2014 तक के लिए। सो बेसिकली इसका काम क्या था कि सिटीज को पूरी तरीके से इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बनाना, एफिशिएंट बनाना, इक्विटेबल बनाना एंड रिस्पॉन्सिव सिटी बनाना, एज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो कि बात करता है अर्बन एंड म्युनिसिपल एरियाज की। शेड्यूल 12 जो आप बात करते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस फॉर अर्बन एंड म्युनिसिपैलिटीज, दैट इज व्हाट 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 की बात। सेम बात करते हैं अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है? ये भी वही चीज है जो मैंने आपको ऊपर वाली बात बताई। ऊपर वाली में था कि सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, इसमें उसी को और एक्सटेंड किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एम्फसाइज करना है। फॉर एग्जांपल सीवेज कनेक्शन करना है, ठीक है, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करानी है, ठीक है, और अर्बन के जो भी प्रोजेक्ट है उसको रिवाइवल कराना है, कनेक्टिविटी प्रोग्राम, फ्लाईओवर बनाने हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट दिस स्कीम, और इसमें राजस्थान पहला स्टेट बना था जिसने इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया था। व्हिच वन? दैट इज अटल मिशन रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और किसके अंदर आएगी ये? अर्बन हाउसिंग एंड फाइनेंस के अंदर इस मिशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जब हम अर्बन इंडिया की स्कीम्स पढ़ रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है अर्बन स्कीम को, गवर्नमेंट की सारी अर्बन एरियाज को टारगेट करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको क्या करेगा? इसको इंप्लीमेंट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेमेंटेशन योजना की बात करते हैं। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। 2015 में इसको इनिशिएट किया गया था with an aim to bring what urban planning and economic growth for heritage conservation। तो बेसिकली हेरिटेज मतलब मान लीजिए कि आपका दिल्ली है, दिल्ली हेरिटेज सिटी है, बहुत सारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है, आगरा ताजमहल हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है, आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी है, ठीक है, आपका गोलकुंडा फोर्ट्स है, ठीक है, हैदराबाद में चार मीनार है। तो जो भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, टू प्रिजर्व द हेरिटेज सिटी एंड देयर मॉन्यूमेंट्स, उसको प्रोटेक्ट करना है हेरिटेज को। ये बेसिकली हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है। उसको क्या कराना है? पहली बात तो मान लो मैं भी कहीं एक मॉन्यूमेंट्स में जाता हूँ, रेड फोर्ट गया, तो जाहिर सी बात है वहां पर सैनिटेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, रोड्स होनी चाहिए, सर्विस सेंटर्स होना चाहिए, इंफॉर्मेशन काउंटर्स होने चाहिए, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट डेस्क होनी चाहिए जहां से मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो उसको लेके एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, एक योजना लॉन्च की गई, उसका नाम है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट योजना, ठीक है। तो जो भी हेरिटेज सिटीज हैं, वाराणसी है हेरिटेज सिटी है, आगरा है, ठीक है, राजस्थान है, जयपुर है, उदयपुर है, तो ये सारे के हेरिटेज सिटीज हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसको
क्या कराना, उसमें सैनिटेशन प्रोवाइड कराना, रोड प्रोवाइड कराना, सिटीजन सर्विस प्रोवाइड कराना, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, इमीडिएट हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के अंदर ये आता है। तो उनको हेरिटेज सिटी को प्रमोट करना, टूरिज्म को गेनफुल कराना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना, बेसिक अम्यूनिटीज से कनेक्ट कराना, ये हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन योजना का बात किया जा रहा है। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है स्मार्ट सिटी मिशन। गवर्नमेंट क्या कर रही है स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर? गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, 100 स्मार्ट सिटीज बनाई थी। गवर्नमेंट का टारगेट था कि 100 स्मार्ट सिटीज बनाना है और 100 स्मार्ट सिटीज को कब तक स्मार्ट कराना है, मेक देम स्मार्ट बाय 2023 तक, ठीक है। और मैक्सिमम स्मार्ट सिटी है वो आपकी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटीज हैं। तो बेसिकली वो क्या है, ये अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आएगा और जो भी स्मार्ट सिटीज हैं उनको स्मार्ट बनाना है। स्मार्ट इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, स्मार्ट इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, आप डेवलपमेंट हो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बच्चे सब आ जाएगा, रोड्स आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, रेलवेज आ जाएगा, ठीक है, पुलिसिंग के मामले में भी, ठीक है, सर्विलेंस के मामले में भी। तो ये सबके मामले में आप सबको क्या करोगे, परफेक्ट बनाओगे। इसके लिए हमने 100 सिटीज को जोड़ा गया है और 2023 तक उनको स्मार्ट बनाना है, ठीक है। दे हैव अ स्मार्ट सिटी चैलेंजेस वेयर एवरी स्टेट विल पार्टिसिपेट एंड विनर विल गेट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। मतलब मान लो स्वच्छ अभियान, क्लीनिनेस बनाना है, ओपन डिफेक्शन फ्री बनाना है, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, लिटरेसी रेट इंक्रीज करना है उस सिटीज में, ठीक है, मेट्रो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है, रेलवे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है। तो इस तरीके से उस सिटी को क्या बनाया जाएगा, उस सिटी को हमने पूरी तरीके से स्मार्ट बनाया, ऑल टाइम स्मार्ट बनाया। और इसमें क्या बोला गया, कुछ गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स मिलेंगे अगर आपने टारगेट पूरा कर लिया। तो ये थी स्मार्ट सिटी मिशन और इनिशियली इसमें 100 सिटीज को टारगेट किया जाएगा। 100 सिटीज विल बी टारगेट इन दिस। नेक्स्ट आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी-लेड बोलते हैं इसको शॉर्ट में। क्या बोलते हैं, एमपी-लेड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर एक एमपी को कुछ फंड मिलता है, वो फंड को अपने एरिया में इन्वेस्ट कराता है विद द हेल्प ऑफ डीएम। डीएम को बोलता है भाई यहाँ पर हेडपंप लगवा दो, यहाँ पर सड़क लगवा दो, यहाँ पर बिजली के खंभे लगा सकते हो। ये 1993 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इट अलाउ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंटल वर्क इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंटल काम करा सकता है। मान लो मैं एक एमपी हूँ, मैं इस समय दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में जहां हमारी एकेडमी है वहां पर मैं वहां का एमपी हूँ, ठीक है। वहां पर स्ट्रीट लाइट्स की थोड़ी दिक्कत आ रही है कुछ एरियाज में, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं डीएम से बोलूंगा कि आई एम हैविंग माय फंड टू यूज दैट फंड, और उस फंड से वहां पर स्ट्रीट लाइट लगाया जाए। तो क्या होगा, एक एमपी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी बना रहा है, वो अपने आप को जोड़ रहा है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से, ठीक है। दिस एम्फसाइज ऑन ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट, और कम्युनिटी एसेट बना रहा है। फॉर एग्जांपल पार्क है, पार्क में बेंच नहीं है, पार्क है लेकिन पार्क में जिम नहीं है, ओपन जिम नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया बैठने के लिए बेंच लगवा दो, पानी के लिए टैब लगवा दो, ठीक है, और शेड लगवा दो, ठीक है, एंड ओपन जिम की व्यवस्था की जाए। तो दिस इज व्हाट कम्युनिटी एसेट बना रहे हैं, ठीक, ये सारी चीजें बोली जा रही है। तो ये एमपी-लेड स्कीम है अपने एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए। इट्स कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। 1 MP 1 आइडिया इज अ सब प्रोग्राम फंक्शनिंग अंडर दिस स्कीम। मतलब मैं एक एमपी हूं, मैंने बोला कि भाई मेरे एक आइडिया रहेगा, 1 MP 1 आइडिया इज अ सब प्रोग्राम, कि भाई यहाँ पर जितने लोग आएंगे उनको मैं फ्री में पानी पिलाऊंगा या पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराऊंगा या कोई कॉम्पिटिशन कराता रहूंगा, ठीक है, प्लांटेशन ड्राइव रहेगी। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको पूरा क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम, तो बेसिकली प्रसाद स्कीम है क्या, ये इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है, 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है बेसिकली टू आइडेंटिफाई एंड डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज साइट इन इंडिया टू एनकरेज रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस। जो रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस है उसको हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रयागराज महाकुंभ लग रहा है, वाराणसी, ठीक है, बोध गया, ठीक है, ठीक है, हाजी अली, तो जितनी भी पिलग्रिमेज साइट है उसको हमको प्रमोट कराना है, ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर गुरुद्वारा, ठीक है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, बंगला साहिब दिल्ली, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर है। उन सारे जगह को डेवलपमेंट करना है, आइडेंटिफाई करना है और एनकरेज करना है रिलीजियस टूरिज्म। It work on developing pilgrimage destination in sustainable manner and provide religious tourism experience, ठीक है। ये सारी पूरी बात है प्रसाद स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर है। जितने भी हमारी टूरिज्म साइट्स हैं, जो भी हमारा रिलीजियस टूरिज्म है, उसको प्रमोट करने की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, मतलब अर्बन एरिया में जीवन को जीने के लिए, ठीक है, लाइवलीहुड
को जीने के लिए मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी जिससे अपने आप को मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकता हूं। तो बेसिकली इट्स अ गवर्नमेंट रन प्रोग्राम टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड वर्नेबिलिटी इन अर्बन पुअर हाउस होल्ड। सो बेसिकली क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे देना, स्किल्ड प्रोवाइड करा देना, लोन प्रोवाइड करा देना, जिससे कि मैं कुछ काम कर सकूं, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट बन सकूं, और इंडिपेंडेंट बनने के साथ मैं क्या करूं, अपना डेवलपमेंट कर सकूं, और मैं पॉवर्टी को कम करूंगा। तो दिस इज हाउ, बाय गिविंग देम गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल एम्प्लॉयमेंट, and this will result what, improving the livelihood on sustainable basis, and the idea was to provide what, shelter, ठीक है, फॉर एसेंशियल सर्विसेज। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है और 2011 में इसको इंप्लीमेंट, ठीक है। मान लो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर गवर्नमेंट क्या करा रही है, सबको वोकेशनल ट्रेनिंग करा रही है। विद द हेल्प ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग आई कैन बी एन इंडिपेंडेंट बन सकता हूं मैं, ठीक है, अपने ऊपर स्किल डेवलपमेंट कर सकता हूं, मैं कहीं जाके लोन ले सकता हूं, कुछ काम शुरू कर सकता हूं, जिससे कि क्या है कि मैं अपने जीवन को और सुधार कर सकता हूं, ठीक है। मैं गरीबी रेखा से उठ सकता हूं, मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दे सकता हूं, एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकता हूं। तो दिस इज नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की बात मैं कर रहा हूं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जो कि वर्नेबल सेक्शन है। अब देखो वर्नेबल सेक्शंस का मतलब क्या होता है, वर्नेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी लाइक वुमेन्स, एल्डरली पीपल्स, वुमेन्स हो गई, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, विडोज, ठीक है, गर्ल्स। तो वर्नेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो वर्नेबल सेक्शन का मतलब यही है कि ये सारी चीजें बात प्रोवाइड की जा रही है, वुमेन्स की बात की जा रही है, गर्ल्स की बात की जा रही है, एल्डरली पीपल की बात की जा रही है, डिसेबल्स की बात की जा रही है, डिसेबल पीपल्स की बात की जा रही है। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, वर्नेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आते हैं। इनके लिए स्कीम है एक, दीनदयाल डिसेबल रिहैबिलिटेशन स्कीम। कौन सी स्कीम है, दीनदयाल डिसेबल रिहैबिलिटेशन स्कीम। बेसिकली ये है क्या, द स्कीम इज टू प्रोवाइड व्हाट, वॉलंटरी एक्शन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज विद द कॉस्ट नॉर्म ऑफ 1999। तो बेसिकली एक काम क्या है, टू प्रोवाइड व्हाट, बेसिकली इसका काम क्या है, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर डिसेबल पर्सन, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या है, ठीक है। तो इसको बेसिकली, इसको दूसरा नाम था, लेकिन अब इसको दीनदयाल दैट इज कॉल्ड डिसेबल रिहैबिलिटेशन स्कीम रख दिया गया 2003 के अंदर। तो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर के अंदर आती है ये दैट्स कॉल्ड दीनदयाल डिसेबल रिहैबिलिटेशन स्कीम। गरीब कल्याण योजना की बात करें, गरीब कल्याण योजना, तो क्या है गरीब कल्याण योजना, ये क्यों आया था, राहत पैकेज की बात की जा रही थी, गरीब कल्याण योजना। तो बेसिकली ये क्या था कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, बहुत सारे लोगों का काम चला गया, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर थे जो कि जहां काम करने गए थे वहां से वापस घर चले गए। तो उनको सपोर्ट करने के लिए इट्स अ पब्लिक स्कीम दैट बिकम ऑफिशियल इन 2020 विद अ फंडिंग ऑफ 50,000 करोड़। तो बेसिकली इसमें क्या किया, प्रोवाइड किया गया था, तो 125 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया था माइग्रेंट वर्कर को रूरल एरिया। तो बेसिकली गरीब लोगों की कल्याण करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसका इंपैक्ट कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चली गई, और वो लोग बेरोजगार हो गए और वापस अपने घर चले गए। तो उन वाले लोगों को फिर से रोजगार देने के लिए, ठीक है, उनके लिए 125 डेज का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी। और इस स्कीम को 116 डिस्ट्रिक्ट में कवर किया गया था, 6 स्टेट्स में, ठीक है। ये 6 स्टेट वो स्टेट है जहां पर मैक्सिमम माइग्रेशन देखने को मिलता है फ्रॉम वन सिटी टू डिफरेंट स्टेट, ठीक है। वो थे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एंड झारखंड। एंड इट्स अ जॉइंट एफर्ट ऑफ 12 डिफरेंट यूनियन मिनिस्ट्री, मतलब अलग अलग डिफरेंट मिनिस्ट्री का, हेल्थ का था, एजुकेशन का था, हेवी इंडस्ट्रीज का था, रूरल डेवलपमेंट का था, अर्बन मिनिस्ट्री का था, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का, 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का इसमें सहयोग था। और गरीब कल्याण योजना अभियान के अंदर हमने एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई थी कि जो इंपैक्ट हुआ है इन स्टेट से, वहां पर जो 67,000 तो टारगेट किया गया था इनिशियल फेजेस में, उनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई थी, जिससे कि उनको क्या मिले, कुछ अमाउंट मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, दैट इज व्हाट, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो बेसिकली ये था क्या नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, कि ये हर किसी आदमी को, ये एवरी पर्सन
ठीक है, हर किसी को, ठीक है, रूरल को 75% पॉपुलेशन और अर्बन की 55%, ठीक है। पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से फ्री में अनाज प्रोवाइड कराना, गेहूं प्रोवाइड कराना, ठीक है। इट हेल्प टू अंडर नरिश चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग हेल्दी सीरियल्स, दाल प्रोवाइड कराना। सो बेसिकली ये क्या था, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस इन द कंट्री, ठीक है। द स्कीम इज 2007 में बिगिन की गई थी। उसमें बोला गया था 70% रूरल और 50% अर्बन को टारगेट करना था, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है, ठीक है। ये बेसिकली नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बात की गई थी, ठीक है। ये तो पहली बात तो कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, और फिर उस प्रोडक्शन को इंक्रीज करके पीडीएस के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से अन्य लगे गरीब लोगों को ये स्कीम का लाभ पहुंचाना। दिस ऑल्सो इंक्रीज व्हाट, फार्म प्रोडक्टिविटी, एनहांसमेंट, रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। और कंट्री में क्या प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कंट्री में प्रोवाइड कराना। ये सारी चीजें इसमें बोली गई थी। बढ़ते हैं नेशनल स्कीम फॉर फिशरमैन। अब फिशरमैन को लेके भी बहुत सारी स्कीम्स आई थी, ठीक है। तो क्या थी फिशरमैन की स्कीम को लेके, तो हम लोग वो जानते हैं, नेशनल फिशरमैन स्कीम। तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें बात किया गया था कि जो फिशरीज कम्युनिटी है उनको कुछ मॉनेटरी इंसेंटिव प्रोवाइड कराना, कि जिससे कि वो अपना घर बना सके, कम्युनिटी हॉल्स बना सके विद एफिशिएंट फैसिलिटीज, और इनको हेल्थ से भी जोड़ा जाए, ठीक है, इंश्योरेंस से भी जोड़ा जाए, एजुकेशन से भी जोड़ा जाए, और बेसिक फैसिलिटीज जो भी हैं इनकी वो इनको प्रोवाइड किए जाए, मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ठीक है, और एफिशिएंट फैसिलिटीज लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, ठीक है, इस सब को लेके बात की गई। अंत्योदय अन्न योजना। तो अंत्योदय अन्न योजना है क्या, व्हाट इज अंत्योदय अन्न योजना? क्योंकि हम जो भी स्कीम्स पढ़ रहे हैं ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दैट अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग अफेयर, नो, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय कंज्यूमर अफेयर्स। तो क्वेश्चंस ऐसे स्टेटमेंट बेस आएंगे जब तक आप वही स्कीम्स पढ़नी है जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की चली आ रही हैं 5 से 10 साल में, या जो भी बजट में जो भी स्कीम्स आती हैं वहां से क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अंत्योदय अन्न योजना बेसिकली क्या प्रोवाइड था कि सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड कराना, मतलब थोड़ा सस्ते दरों पे लोगों को खाना प्रोवाइड कराना, ये बात किया गया था। ये 2000 में ऑफिशियली स्टार्ट किया गया था, और राजस्थान में सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था। तो बेसिकली ये क्या था, तो इट प्रोवाइड व्हीट एंड राइस एट वेरी मिनिमम प्राइस ऑफ 3 रुपीज, 3 रुपए में आपको गेहूं दैट इज कॉल्ड राइस और व्हीट प्रोवाइड कराना। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आएगा, ठीक है। और क्लोजली ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना से इट वर्क विद क्लोजली दिस योजना, इस योजना की क्लोजली ये काम करेगा। नेक्स्ट आता है उन्नत जीवन अफोर्डेबल एलईडी बल्ब एंड अप्लायंसेस, दैट इज उजाला स्कीम। तो उजाला स्कीम है क्या, उजाला स्कीम ये है कि सब्सिडाइज रेटों पे, मतलब सस्ते दरों पे एलईडी बल्ब प्रोवाइड कराना, ठीक है, एलईडी लैंप्स डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट कराना। बचत लैंप योजना, तो ये किसको रिप्लेस करेगा, इट विल रिप्लेस बचत लैंप योजना एंड बिगिन इन 2015, ठीक है। इसमें बात क्या है, यही है, नॉन सब्सिडाइज एलईडी बल्ब और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट है, एलईडी बल्ब प्रोवाइड कराना, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजेस अक्रॉस कंट्री। हम लोग जो बल्ब यूज करते थे बहुत ज्यादा बिजली लेता था, अब हमने एलईडी बल्ब यूज करने लगे, जिसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो बहुत कम होगा, और काफी हद तक हम उसको पावर को बचा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं उजाला स्कीम, ठीक है, उजाला स्कीम। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इट इज क्लोजली टू मेक इलेक्ट्रिसिटी मोर अफोर्डेबल एंड प्रोडक्टिव, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, और 2015 में इसको शुरू किया गया था। और इसमें किसको रिप्लेस किया, बचत लैंप योजना को रिप्लेस किया। इट विल रिप्लेस व्हाट, बचत लैंप योजना, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या स्कीम देखी, हमने हेल्थ वाली स्कीम देखी, हमने इंश्योरेंस वाली स्कीम देखी, हमने वर्नेबल सेक्शन की स्कीम देखी, अर्बन इंडिया की स्कीम्स देखी। तो अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट में बता देता हूं कि हमने ये स्कीम्स फाइनेंशियल और इंश्योरेंस वाली कवर की। अटल पेंशन योजना किस मिनिस्ट्री में है, कहां पर इसको किया गया था, इसमें हमने अटल पेंशन योजना, जनधन योजना, श्रम योगी योजना, सुरक्षा बीमा योजना, वाया वंदना योजना, ठीक है, पूल्ड फाइनेंस योजना, गोल्ड मोनेटाइजेशन, सोशल असिस्टेंट, एनपीएस, इन ईयर्स में किया गया था। तो बहुत इजी वे में हमने इसको कवर अप किया। हेल्थ एंड सैनिटेशन वाली स्कीम्स क्या थी गवर्नमेंट की, वो इसका पीडीएफ भी हमने ऊपर जो पढ़ाया वो हम शेयर भी करेंगे, और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मिनिस्ट्रीज कब इंट्रोड्यूस किया गया, किस ईयर में किया गया, और किस मिनिस्ट्री ने किया गया, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है।
और ये अर्बन इंडिया की स्कीम्स थी, और ये वर्नेबल सेक्शंस की स्कीम थी जो अभी हमने पढ़ी। उजाला पढ़ी, अंत्योदय अन्न योजना पढ़ी, नेशनल स्कीम फॉर फिशरमैन के बारे में पढ़ा, फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा, गरीब कल्याण योजना, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस की गई, गरीब कल्याण योजना के बारे में याद रखना 12 मिनिस्ट्री से मिलकर की। आज वाली क्लास में हमने ये वाले सारे टॉपिक्स को काफी डिटेल में कवर किया, ठीक है। तो इसमें हमारी चाहे वो आप वर्नेबल सेक्शंस की बात की जाए तो हमने मैक्सिमम टॉपिक को इसमें कवर किया। तो आज वाली क्लासेस का हमारा जो टारगेट था वो था गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू हेल्थ, इंश्योरेंस एंड अर्बन इंडिया। तो वो सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। तो और ये भी हमने बताया कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।